नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मैं समय हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 7 जगत की त्रिगुणी माया। अब इसी श्रृंखला में आपके लिए जगत की त्रिगुणी माया और 3 डायमेंशन थ्योरी समझना अति आवश्यक है। यह विश्व रूपी जगत हो या आपका जगत, सब कुछ इस त्रिगुणी माया से ओतप्रोत है। यूँ भी मैं जगत की उत्पत्ति की प्रक्रिया समझाते वक्त बता ही चुका हूँ कि एहसास की कोख से मैं और फिर मुझसे यह स्पेस अस्तित्व में आया है। अर्थात यह सारा जगत और कुछ नहीं बल्कि इन तीनों शक्तियों यानी एहसास, टाइम और स्पेस के विभिन्न संयोजनों वाला एक अनंत स्वरूप है तथा इसी कारण यहाँ के कण कण में ये तीनों शक्तियाँ समाई हुई हैं। और अब तो विज्ञान भी अधिकांश चीज़ों में इन तीनों शक्तियों को जान ही चुका है। जैसे अणु में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव व न्यूट्रल, जैसे अल्फ़ा, बीटा व गामा, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, जैसे खाई, पहाड़ व सपाट जमीन। यानी आप विश्व रूपी जगत के छोटे से छोटे कण से लेकर विशाल वस्तु तक जहाँ भी निरीक्षण करेंगे, हर वस्तु आपको 3 प्रकार के विभाजन में पाएंगे। यह कहूँ कि 3 अलग अलग शक्तियों से लिप्त पाएंगे। चलो, यह तो मटेरियल जगत की बात हुई। उस बाबत मुझे कुछ और विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं। मेरा विषय तो आपके जगत को प्रभावित कर रही त्रिगुणी माया ही है। और उस संदर्भ में मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यदि आप अपना विश्व निर्माण अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको अपने जगत में फैली इन त्रिगुणी माया को पहचानना होगा और निश्चित ही उसे रूबरू तो मुझे ही आपको कराना होगा। और अब मैं उसी की चर्चा प्रारंभ करता हूँ। यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी अड़चन संभावनाओं और उनके आधार पर लिए जाने वाले निर्णयों को लेकर ही है। यानी क्या करना के 1000 उपाय आपके सामने मुंह फाड़ कर खड़े होते हैं और आपको समझ नहीं आता कि उनमें से कौन सा उपाय आपकी इच्छानुसार परिणाम लेकर आएगा। तो उस संदर्भ में यहाँ मैं आपको यह बता दूं कि परिस्थिति चाहे कोई क्यों न हो, संभावनाएं हर हाल में 3 ही होती हैं, क्योंकि आपका जीवन रूपी विश्व भी एहसास, टाइम, स्पेस के कारण ही अस्तित्व में है। अतः आपकी भी पूरी दुनिया इस त्रिगुणी माया से ही ओतप्रोत है और हर समय आपका इन तीनों शक्तियों से उभरी 3 भिन्न भिन्न संभावनाओं में से एक के पक्ष में दृढ़तापूर्वक निर्णय करना होता है। और यह सही निर्णय करने की समझ ही आपके जीवन को आगे बढ़ा सकता है। चलो, यह तो आप समझ ही गए होंगे, न समझे हो तो और विस्तार से समझाता हूँ। आपका जीवन बढ़ता व पनपता कैसे है? तो बढ़ता इच्छा करने से है और पनपता कार्य करने से है। कार्य आप कैसे करते हैं? तो जो आपकी इच्छाएं पूरी कर सके उन उपायों पर विचार करके। और यहाँ पर आपको आपके जगत में फैली इस त्रिगुणी माया को पहचानना जरूरी होता है। और यही वह जगह है जहाँ विज्ञान न आज, न कल और न ही भविष्य में आपका सहायक हो पाएगा। यह उचित निर्णय करने की समझ आपको ही विकसित करनी होगी और जो कि जगत की त्रिगुणी माया को भली भांति पहचाने बगैर संभव नहीं। और आपके जगत की त्रिगुणी माया बाबत यह स्पष्ट रूप से समझ ले कि यदि आपको संभावनाएं 3 से कम नज़र आ रही हैं तो भी आप परिस्थिति को गलत आंक रहे हैं, तथा यदि आपको संभावनाएं 3 से ज़्यादा नज़र आ रही हैं तब तो परिस्थिति को समझ ही नहीं रहे हैं। समझ ही ले कि या तो आपके द्वारा डेटा गलत डाले गए हैं या दूसरे 50 लोग आपके कंप्यूटर से खेल रहे हैं और इसी कारण आपका विश्व बर्बाद हो रहा है। विश्व सुधारना चाहते हैं तो मल्टीपल ऑप्शन से 3 ऑप्शन देखने के स्तर पर अपने कंप्यूटर को लाना होगा। निश्चित ही उस हेतु व्यर्थ डेटा आपको डिलीट करने होंगे। पहले तो हर परिस्थिति में इस त्रिगुणी माया से उत्पन्न तीनों संभावनाएं देखने की आंख जगाएं। एक बार वह जग जाए तो फिर उनमें से ठीक उपाय का चुनाव करना सीख जाएं
और उस हेतु सबसे पहले यह समझ ले कि आपका जगत और कुछ नहीं, आपके चारों ओर फैली परिस्थितियां हैं। और यदि आप अपने जीवन को ठीक दिशा में ले जाना चाहते हैं तो आपको आपके चारों ओर फैली इन बनती बिगड़ती परिस्थितियों को अपने पक्ष में करना सीखना ही होगा। अब यह मैंने नई बात कह दी, सो हो सकता है इतने मात्र से आपकी समझ में न आई हो। तो यह बताओ कि आपका जीवन क्या है? वह आपके चारों ओर घट रही परिस्थितियां ही तो हैं। और यदि वे परिस्थितियां आपके अनुकूल हों तो जीवन सफल, और यदि वे प्रतिकूल हों तो सब खत्म। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह कि हर परिस्थिति को आपके अनुकूल बनाने हेतु आपको चंद निर्णय लेने पड़ते हैं। कई बार बिगड़ी परिस्थिति में कम नुकसान कैसे उठाना पड़े उस बाबत भी निर्णय लेने होते हैं। और कुल मिलाकर कहूँ तो आपके जीवन की दिशा आपके द्वारा लिए गए इन निर्णयों पर ही निर्भर होती है। और इस पूरी बात में तय है कि श्रेष्ठ निर्णय आप इन बनती बिगड़ती परिस्थितियों की त्रिगुणी माया समझे बगैर नहीं ले सकते। अतः अब उम्मीद करता हूँ कि आपको अपना जीवन संवारने हेतु इस त्रिगुणी माया को समझने की आवश्यकता समझ में आ गई होगी। चलो इस त्रिगुणी माया को थोड़ा आपके जीवन में उपलब्ध ऑप्शंस की चर्चा कर समझाने की कोशिश करता हूँ। शायद आपको बात अच्छे और गहरे से समझ में आ जाए। कोई आपसे पूछे कि शाम को डिनर पर चलना है तो आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं? हाँ, ना या सोच के बताता हूँ। वैसे ही गति के मामले में भी आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं: आगे बढ़ना, पीछे हटना या वहीं ठहरे रहना। वैसे ही संबंधों के मामले में भी आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं: उसे और मजबूत करना, समाप्त करना या टिकाए रखना। कहने का तात्पर्य यह कि परिस्थिति कैसी भी हो, आपके पास संभावनाएं 3 ही होती हैं और उसमें से ठीक चुनना जीवन को आगे बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। लेकिन आपकी दिक्कत यह कि आप इस त्रिगुणी माया को समझते ही नहीं और उसके चलते आप हर परिस्थिति में संभावनाओं के 1000 द्वार खोजने में लग जाते हैं। मानो एक व्यक्ति है, उसने अपना जीवन सुधारने हेतु कई बातें कही हैं। अब उस व्यक्ति की कही बातों के लिए आपके पास 3 ही ऑप्शंस होते हैं। प्रथम तो उसकी बातें ठीक जान पड़ती हैं तो उसका अनुसरण करें, समझ में नहीं आता तो उसकी बातों को उपेक्षा करें, या फिर उसकी कही बातें ठीक है कि नहीं यह तय करने हेतु कुछ दिन मनन करें। परंतु आप इन 3 संभावनाओं के अलावा भी 1000 संभावनाएं खोज लाते हैं। बातें जच जाए तो पूजा पर उतर जाते हैं और यदि नहीं जचे तो उसे शैतान की पदवी दे डालते हैं। अब चूंकि ये सारी संभावनाएं त्रिआयामी सिद्धांत में नहीं आती, परिणाम स्वरूप ये सब बातें आपके जीवन को भटकाने वाली साबित होती हैं। और विस्तार से समझाऊं तो मानो आपका अपनी पत्नी से रोज़ रोज़ झगड़ा होता रहता है, यहाँ तक कि आप अब उससे उकता भी गए हैं। तो उस स्थिति में आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? या तो आप उसे तलाक दे दें, या कुछ दिन और निभाएं, या मित्र व घर वालों से चर्चा कर अस्थायी सुलह का कोई मार्ग खोजें। चौथा ऑप्शंस है ही नहीं आपके पास। वैसे ही मानो आपको इनकम टैक्स को कोई समस्या आ खड़ी हुई है, तो ऑप्शंस क्या हैं? या तो टैक्स भरकर जान छुड़ा लें, या संबंधित ऑफिसर को समझाने की कोशिश करें, या फिर किसी अच्छे टैक्स कंसल्टेंट की सलाह लें। यह समस्या कोई चर्च जाने से तो सुलझने वाली नहीं, लेकिन आप यही नहीं, जीवन में आने वाली हर समस्याओं के 1000 दूसरे ऑप्शंस खोज ही लाते हैं। बताओ आपके जीवन में से समस्याएं दूर हो भी तो कैसे? अतः कुल मिलाकर यह बात गांठ बांध ले कि आपका जगत हो या ब्रह्मांड, दोनों त्रिगुणी माया से प्रभावित है। इस त्रिगुणी माया को पहचान कर कैसे भी परिस्थिति हो, उससे निपटने हेतु उसकी 3 वास्तविक संभावनाएं खोजना सीखे और फिर उनमें से जो श्रेष्ठ मालूम पड़ती हैं उस पर दृढ़तापूर्वक अमल करे। पर उन 3 को छोड़कर चौथी, 5वीं, 6ठी या 7वीं संभावना मत खोजे, वरना जीवन में इतना भटक जाओगे कि लौटकर आ ही नहीं पाओगे। सो आज से ही हर परिस्थिति में
इस त्रिगुणी माया को पहचानने का अभ्यास करना प्रारंभ कर दें। आगे और गहराइयों में जाऊं उससे पूर्व यह बात अच्छे से समझ भी ले तथा तीन वास्तविक संभावनाएं खोजना सीख भी ले। समझ नहीं आता हो तो शुरू में हर आने वाली परिस्थिति में आपको ऑप्शंस की जो भी संभावनाएं नज़र आती हैं उसे कागज़ पर लिखना चालू कर दें। भले ही सोची 20-30 तक जा पहुँचे, चिंता मत करें। फिर जो ऑप्शंस परिस्थिति को सीधे प्रभावित नहीं करते उसे काट दें। आप देखना अंत में 3 ही संभावनाएं बची रह जाएंगी। बस कुछ मनन कर उसमें जो श्रेष्ठ जान पड़ती हों उस पर दृढ़तापूर्वक अमल कर दें। इस एक अभ्यास से आपके जीवन की कई समस्याएं स्वतः ही सुलझ जाएगी। चलो यही बात मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक दिन एक व्यक्ति लियो टॉल्स्टॉय के पास आया। आते ही उसने बड़े ही नाट्यात्मक अंदाज में लियो टॉल्स्टॉय से कहा कि आपका एक खास मित्र आपके बारे में कुछ कह रहा था। उसने सोचा जिज्ञासावश टॉल्स्टॉय तुरंत कहेंगे कि कहो, परंतु ऐसा कहें तो वे टॉल्स्टॉय की ऊंचाई पर कैसे पहुंच सकते थे। सो उन्होंने बड़े ही शांत भाव से उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम जो बात बताना चाह रहे हो वह मेरे कार्यों हेतु जानना आवश्यक हो तो कहो, और यदि वह बात मुझे कोई अच्छी नई राह सुलझाने वाली हो तो तुरंत कहो, और यदि उससे किसी का हित सधता हो तब तो जरा भी देर मत करो। परंतु उपरोक्त तीनों में से एक भी बात उस बात से नहीं बनती तो मुझे सुनने में कोई रस नहीं। बिल्कुल ठीक कहा टॉल्स्टॉय ने। कोई भी बात जानने के यही 3 कारण हो सकते हैं, परंतु आप पंचायती से लेकर जिज्ञासा जैसे 1000 कारणों से बात जानने को उत्सुक हो जाते हैं। जब त्रिगुणी माया के दायरे के बाहर जाने के ऐसे ही प्रयासों का हर्जाना आपको रोज़ रोज़ भुगतना पड़ रहा है। खैर, अब आप यह समझ ही गए होंगे तो मैं इस त्रिगुणी माया की और गहराई में जाऊं और उस संदर्भ में सबसे पहले यह बता दूं कि यह त्रिगुणी माया भी 3 स्तर पर है। पहले स्तर पर वह है जो पहले से ही अस्तित्व में है, यानी उसमें आपको सिर्फ श्रेष्ठ का चुनाव करते चले जाना है। इस बात की शुरुआत मैं अपने से ही करूं तो मैं स्वयं 3 भागों में विभाजित किया जाता हूं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य। पर वास्तव में मैं सिर्फ वर्तमान हूं। अतः मैं अपने संदर्भ में यह स्पष्ट कर दूं कि जो अपने जीवन में सिर्फ वर्तमान का चुनाव करता चला जाएगा वह जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। वैसे ही हित के तल पर कहूँ तो वह भी 3 भागों में विभाजित है, अपना हित, दूसरे का हित तथा सर्व का हित। यहाँ भी सर्व का हित चुनने वाला जीवन में प्रसन्नतापूर्वक विचरण करता चला जाएगा। वैसे ही यदि शक्ति की बात करूँ तो यह संसार 3 तरह की शक्तियों से ओतप्रोत है। प्रथम है सृजन करने की शक्ति, फिर आती है टिकाए रखने की शक्ति और तीसरी है विध्वंस की शक्ति। स्वाभाविक तौर पर यहाँ भी जो अपनी शक्ति का सृजनात्मक उपयोग करेगा उसका जीवन खिलता चला जाएगा। बस ऐसी ही हजारों स्थापित त्रिगुणी मायाएं हैं। यदि वास्तव में आप अपना जीवन संवारना चाहते हैं तो पहले से स्थापित इन तमाम त्रिगुणी मायाओं में से आपको उसके श्रेष्ठ स्वरूप को अपनाते चले जाना है। यह जीवन को बढ़ाने हेतु एकदम सीधा साधा व सरल उपाय है। दूसरे स्तर पर आते हैं आपके कार्यों से संबंधित तीनों डायमेंशंस, यानी कौन से कार्य करें और कौन से न करें, तथा यह भी कि वे कब करें कब नहीं। और यहाँ आकर थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि यह सीधा आपको क्या करना से संबंधित है। हालांकि इसके भी तीनों डायमेंशंस स्थापित ही हैं, परंतु कार्य हजारों होने की वजह से आपको उन सबके तीनों डायमेंशंस जानने हेतु अपनी प्रज्ञा का सटीक उपयोग करना होता है। क्योंकि हर परिस्थिति के तीनों डायमेंशंस की कोई किताब तो उपलब्ध है नहीं और हो सकती भी नहीं, क्योंकि परिस्थितियां न सिर्फ अनगिनत होती हैं बल्कि रोज़ नए नए तरीके की पैदा भी होती रहती हैं। अतः यहाँ आपको यह करना होगा कि कोई भी कार्य करने से पूर्व उस कार्य के तीनों डायमेंशंस पहचान लेने होंगे।
और फिर उनके दायरे में रहकर ही निर्णय करना होगा कि यह कार्य करें या नहीं। और यहाँ यह विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि वह कार्य स्थापित तीनों में से एक भी डायमेंशंस में फिट नहीं होता तो यह निश्चित जानो कि वह कार्य आपके जीवन को अंधकार में ले जाने वाला सिद्ध होगा। अतः उस कार्य में पड़े ही मत। चलो, हो सकता है कि यह बात आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड जान पड़े, सो मैं कोई भी चीज़ जानने के उदाहरण से आपको मेरी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। यूँ भी आजकल कारण बेकारण के जानने का बड़ा क्रेज चल रहा है, लेकिन कुछ भी जानना हितकर तभी हो सकता है जब वह जानने के 3 में से एक डायमेंशन में फिट बैठ रहा हो। क्योंकि कोई भी वस्तु जानने के भी तीनों डायमेंशंस फिक्स्ड ही हैं। पहली बात तो आपको कोई भी बात जानने की चेष्टा तभी करनी चाहिए जब वह जानकारी प्राप्त करना आपके लिए अत्यावश्यक हो जाए। दूसरा, जानने की चेष्टा तब करनी चाहिए जब आपको कोई कार्य वह जाने बगैर अटक रहा हो। और तीसरा कहूँ तो वह स्वतः ही आपके सामने आ गया हो, यानी कि बगैर चेष्टा या इच्छा के। थोड़ा और विस्तार से कहूँ तो एक व्यक्ति 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा है। क्या उसके लिए कहीं से यह जानना आवश्यक है कि मर्सिडीज़ की बनावट क्या है? क्या यह मर्सिडीज़ आजकल कितने में मिल रही है? नहीं। यदि फिर भी वह जानकारी प्राप्त कर रहा है तो निश्चित ही वह अपना समय व ऊर्जा दोनों ही नष्ट कर रहा है। हाँ, जिसे खरीदना ही हो उसके लिए यह जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो ही जाता है। दूसरा, जानना तब जरूरी हो जाता है जब मानो आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो या प्रयोग कर रहे हो या अकाउंट्स देख रहे हैं और बिल में कुछ ऐसा आ जाता है कि उस हेतु आपको मर्सिडीज़ बाबत जानना जरूरी हो जाता है। तब निश्चित ही जब गाड़ी अटकी है तो फिर मर्सिडीज़ के बाबत जानकारी हासिल करनी रही। और तीसरे का अर्थ यह कि आप कहीं मित्रों या परिवार में बैठे हैं और बात बात पे कोई मर्सिडीज़ की जानकारी दे रहा है। ऐसे में फोकट में मिल रही यह जानकारी लेने में कुछ हर्ज भी नहीं। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो उस समय आपके पास कोई अन्य ऑप्शंस भी नहीं। ठीक ऐसा ही सब बातों के संबंध में है। कमाना, संबंध बनाना, पढ़ना, खाना, व्यायाम करना, झगड़ा करना से लेकर कुछ भी क्यों ना हो, सबके तीनों डायमेंशंस स्थापित ही होते हैं। आप उनके दायरे से बाहर जाकर कुछ भी करने को स्वतंत्र तो हो, परंतु उससे आपका जीवन सिर्फ बर्बाद होगा और कुछ नहीं। यानी यह बात स्पष्टता से समझ लेना कि आपको स्वतंत्रता तो पूर्ण है, लेकिन यदि आप जीवन को संवारना चाहते हैं तो आपको त्रिगुणी माया के स्थापित दायरों में ही चलना होगा। और सच कहूँ तो यही मनुष्य जीवन की खूबी है। वह सफल सिर्फ मेरे साथ चलकर हो सकता है, परंतु मेरे विपरीत जाकर वह स्वयं को बर्बाद करने को भी स्वतंत्र होगा। अभी तो इस त्रिगुणी माया के तीसरे स्तर की चर्चा करूं, और इसमें वे क्रिटिकल परिस्थितियां शामिल होती हैं जिनमें आपको तत्कालिक कोई निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। जैसे मानो आपके व्यवसाय में मंदी आ गई है और वह कुछ ज़्यादा ही लंबी चल गई। ऐसे में आगे क्या करना, यह निर्णय लेने की घड़ी आ ही गई। और कोई भी निर्णय करने से पूर्व आपको वर्तमान परिस्थिति के आधार पर उसके तीनों डायमेंशंस पहचानना आवश्यक हो जाता है। और उस संदर्भ में आपको यह अच्छे से अपने जहन में बिठा लेना होगा कि आपके जीवन में आने वाली तमाम समस्याएं भी 3 डायमेंशंस वाली ही होती है। और उदाहरण के तौर पर यदि वापस वर्तमान समस्या पर ही लौट आऊँ तो वर्तमान समस्या का पहला डायमेंशन यह कि व्यवसाय बंद कर दिया जाए। दूसरा डायमेंशन यह कि आगे आसार ठीक नज़र आ रहे हो तो कुछ और इंतज़ार कर लिया जाए। और तीसरा यह कि कोई नया पार्टनर लेकर या कुछ व्यवसाय में नयापन लाकर उसे ठीक किया जा सकता हो तो ठीक कर लिया जाए। इसके अलावा चौथा ऑप्शन उस परिस्थिति में हो ही नहीं सकता। सो बचना हो तो कोई भी चौथे का ख्याल ही न करे और वास्तु या ज्योतिष से उसे ठीक करने की कोशिश तो कतई ना करे। वैसे ही किसी और को झूठ सच कर व्यवसाय चिपकाने की कोशिश भी ना करे।
बस 3 प्री डिफाइंड डायमेंशंस में से एक को प्रज्ञापूर्वक व दृढ़तापूर्वक चुन लें। गौर करना कि ऐसी एक नहीं अनेकों परिस्थितियां आपके जीवन में आती ही रहती हैं, और यदि उनमें से साबुत बच निकलना चाहते हो तो जब भी वह जैसी भी समस्या में क्यों न घिरे हों, सबसे पहले उसके समाधान के 3 ऑप्शंस पहचान ले और फिर उनमें से श्रेष्ठ का दृढ़तापूर्वक चुनाव कर ले। बस जो भी श्रेष्ठ होना होगा हो जाएगा। सो कुल मिलाकर जगत की इस त्रिगुणी माया को पहचाने और उसके दायरे में रहें। एक मनुष्य को छोड़ कोई इस त्रिगुणी माया के दायरे से बाहर जाने का प्रयास नहीं कर रहा है, और देखो परिणाम में पूरी प्रकृति में कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। वैसे दूसरा कोई अपने लिए स्थापित 3 डायमेंशंस के दायरे से बाहर जाने को स्वतंत्र भी नहीं है, लेकिन आपसे निवेदन यह है कि आपको मिली इस स्वतंत्रता के साथ साथ आप अपने जीवन को संवारने की अपनी जवाबदारी को भी समझें, और उस हेतु यह आपके जीवन के हित में है कि आप जगत की इस त्रिगुणी माया के दायरे में ही जिएं, वरना यह मान के चलिए कि जीवन तहस नहस हो जाएगा, और जो हो ही रहा है। मेरे उपद्रव। वैसे अब तक काफ़ी बातें साफ हो चुकी हैं, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण यही कि आपके द्वारा अपने समय रूपी कंप्यूटर में डाले गए डेटा से ही आपके जगत का निर्माण हो रहा है। निश्चित ही कोई अपना जगत बिगाड़ना नहीं चाहता, इसलिए कोई जानबूझकर तो खराब डेटा डाल नहीं रहा, लेकिन सबके विश्व का हाल देखते हुए यह भी तय ही है कि मनुष्य ने अपने कंप्यूटर में तमाम प्रकार के गलत डेटा डाले ही रखे हैं। अब आप कहेंगे कि क्या बात करते हो, हमने तो ऐसे कोई खास उटपटांग डेटा डाले ही नहीं हैं कि हमारा विश्व इस कदर नियंत्रण से बाहर हो जाए। शायद आप अपनी समझ से ठीक भी कह रहे हों, परंतु आपके विश्व का हाल देखकर आपको यह स्वीकारना ही पड़ेगा कि डेटा आपसे गलत डल ही गए हैं। और इस संदर्भ में आपके दिए गए यह सोचना बड़ा ज़रूरी है कि यदि ऐसा नहीं है तो फिर यह बताओ कि आपके द्वारा बड़ी सोच समझकर बनाया गया आपका ही विश्व आप ही के नियंत्रण में क्यों नहीं रह गया है। खैर, आप इस पर ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, इसका कारण मैं बताता हूँ। यह बात सही है कि आप अपनी समझ से जो डेटा डाल रहे हैं वह अपने विश्व के उद्धार हेतु ही डाल रहे हैं, परंतु दरअसल आपकी समझ आपको धोखा दे रही है। और सच कहूँ तो उस हेतु जवाबदार मैं ही हूँ, पर मैं भी क्या करूँ, मैं स्वयं नियम से बंधा हुआ हूँ। सो बेहतर है कि आप पहले मेरी कार्यप्रणाली के नियमों के बाबत जान लें। मैं आपसे कह ही चुका हूँ कि मैं बड़ा उपद्रवी और चंचल हूँ, और उस बाबत आगे आपसे कुछ कहूँ उससे पहले आप महान न्यूटन के गति के तीसरा सिद्धांत को याद कर लें। उन्होंने गति का अपना तीसरा सिद्धांत देते हुए स्पष्टता से कहा कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर क्रिया की बराबरी पर उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मानना ही होगा कि इस युग में एक से एक महान व बुद्धिमान लोगों ने जन्म लिया है। एक साथ इतने महान लोग वाकई कमाल हो गया है। मैं जानता हूँ कि इसके 1000वें भाग के बराबर भी पूर्व में एक साथ कभी पैदा नहीं हुए हैं। यूँ भी इस बात का गवाह मेरे अलावा दूसरा कोई हो भी नहीं सकता। वैसे तो आपका वर्तमान जीवन स्तर देखकर आपको भी इस बात का अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि क्योंकि वाकई विज्ञान ने आपका जीवन स्तर कहाँ से कहाँ पहुँचा ही दिया है। चलो छोड़ो, अभी तो आप ज़रा क्रिया और प्रतिक्रिया यानी एक्शन और रिएक्शन बाबत थोड़ा समझ ले, और उस हेतु अपने चारों ओर एक पैनी नज़र घुमाएं। देखें कि पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी और जब भी कोई एक्शन होती है तो उसकी रिएक्शन भी आवश्यक होती ही है, फिर चाहे वह एक्शन किसी भी रूप में हो। और सच कहूँ तो इन एक्शनों और रिएक्शनों के चक्कर में ही ब्रह्मांड में इतने परिवर्तन आते रहते हैं। ठीक वही नियम आप जिस धरती पर जी रहे हैं
उस पर भी लागू होता है। यहाँ पर भी हर क्रिया की बराबरी पर प्रतिक्रिया होती ही है। फिर वह दो कणों की आपस में टकराहट हो या दो केमिकल का मिलन हो या कभी भी एक्शन तक ही नहीं थमती, उसकी रिएक्शन भी होती ही है। चलो ब्रह्मांड व धरती को छोड़ो, वह तो आप ज़रा सा ध्यान देने पर समझ ही लेंगे। अभी तो यह समझो कि आपके विश्व में न्यूटन का यह नियम कहाँ प्रभावित करता है, क्योंकि आपका विश्व भी चलता तो न्यूटन के इसी नियम के आधार पर है। और वह इसलिए कि मैं स्वयं पूरी तरह से न्यूटन की गति के इसी सिद्धांत के आधार पर कार्य करता हूँ। अब इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊँ, आप थोड़ा इन एक्शन और रिएक्शन को अच्छे से समझ लें। एक्शन वह है जो आपको इच्छित वस्तु पाने हेतु करते हैं या कुछ बड़ा ही निराला सोचकर करते हैं। यहाँ यह भी समझ ले कि यदि आपके द्वारा की गई एक्शन की कोई रिएक्शन न होने वाली हो तो आप कुछ करें ही ना। समझे, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यह आपकी एक्शन हुई। फिर आप उस हेतु प्रयास करते हैं, यह आपकी एक्शन का विस्तार हुआ। परंतु सोचो, यदि आपके द्वारा की गई इन सारी एक्शंस की रिएक्शंस होने वाली ही न हो, यानी परिणाम में आप आगे बढ़ने वाले ही न हो, तो क्या आप कोई एक्शन करेंगे? कभी नहीं। आप कहेंगे कि हम पागल हुए हैं, जो परिणाम आने ही न वाला हो फिर भी हम एक्शन करते चले जाएं। इसी बात को थोड़ा सरल भाषा में समझाऊं तो मानो आपको भूख लगी है और निश्चित ही भूख लगने पर आप खाना खाने का एक्शन करते हैं। भला क्यों? क्योंकि रिएक्शन में आपकी भूख शांत हो जाती है। यदि भोजन करने से पेट भरने वाला ही न हो तो क्या आप इतनी जफा करेंगे? अर्थात यह रिएक्शन की लालच ही है जो आपसे एक्शन करवाती है। अब यह समझ गए हो तो थोड़ा विज्ञान की तरफ देखें। वह भी सारी एक्शन रिएक्शन की उम्मीद से ही करता है और बाहर से देखने में दोनों की सोच में समानता होते हुए भी विज्ञान सफल है और आप असफल हैं। विज्ञान ने हर क्षेत्र में चमत्कार कर दिखाया है, जबकि आपसे अपना छोटा सा जीवन तक ठीक से नहीं चल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि विज्ञान सब कुछ की गई एक्शन की रिएक्शन क्या होने वाली है यह सोचकर कर रहा है, अतः वह इच्छित परिणाम पा रहा है। अर्थात यदि उसे पानी बनाना हो तो वह जानता है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाने की एक्शन के परिणाम की रिएक्शन में पानी बन जाएगा। बस इसी से वह सफल है। अब आप अपने एक्शन करने की रीति पर थोड़ा गौर करें। आप भी एक्शन तो रिएक्शन को ही ध्यान में रखकर करते हैं, परंतु किस एक्शन की क्या रिएक्शन होगी यह आप नहीं जानते। इसलिए आप चाहते कुछ और हैं और परिणाम कुछ और आ जाते हैं। आप चाहते तो पानी बनाना ही है, परंतु उस हेतु कोई अमोनिया नाइट्रोजन तो कोई हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिला रहा है, परिणाम में पानी नहीं बन रहा। कहने का तात्पर्य यह, आपने विश्व को सुखी व सफल बनाने हेतु जिन आधारों के आश्रय एक्शन किए चले जा रहे हैं वे निश्चित ही आपकी चाहे पूरी करने में सक्षम साबित नहीं हो रहे हैं। चलो यह तो समझ लिया, यह बताओ कि किस एक्शन की क्या रिएक्शन आएगी, यह कैसे समझे? तो उस हेतु आपको मैं आपकी हर एक्शन पर क्या रिएक्शन देता हूँ यह समझना पड़ेगा। और यह मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे तल पर भी आपकी हर प्रक्रिया की उसी की बराबरी पर प्रतिक्रिया होती ही है। यानी न्यूटन के गति के नियम में से मैं भी बंधा हुआ ही हूँ, लेकिन मेरे स्वभाव से उपद्रवी होने के कारण आप इन एक्शन रिएक्शन का तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, क्योंकि मेरी सारी प्रतिक्रियाएं विपरीत दिशा में हो रही हैं और आपके लिए मेरा यह विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया देना खास तौर पर समझने जैसा है, क्योंकि मेरा यह उलटापन न समझ पाना ही आपके जीवन के सारे उपद्रवों की एक बड़ी वजह है। मान लो कि आपने कक्षा में प्रथम आने की इच्छा का एक डेटा मेरे तल पर यह सोचकर डाला कि अब मैं आपकी इच्छा जान गया हूँ और आगे पढ़ाई में आपको कोऑपरेट करूँगा।
अर्थात आपकी इच्छा को देखते हुए पढ़ाई करते वक्त अब मैं आपका ध्यान और कहीं डाइवर्ट नहीं करूँगा, परंतु आप नहीं जानते कि मेरे तल पर की गई हर क्रिया की मैं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया देता हूँ। अतः आपने जैसे ही कक्षा में प्रथम आने की चाह का डेटा डाला नहीं कि मैंने तत्क्षण आप प्रथम आ पाएंगे कि नहीं की चिंता आपको पकड़ा कर प्रतिक्रिया दे ही देता हूँ। यहाँ तक तो ठीक, पर मेरा मूल स्वभाव तो मेरी ही रहेगा। उसका नटखटपन तो जाने वाला नहीं। तभी तो कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है। मैं चाहे यूनिवर्स में कार्यरत होऊं या आपके विश्व में, सो यहाँ से तो आपकी मुसीबत शुरू होती है। ज़रा याद करो कि मैंने अपने कार्यप्रणाली बाबत आपसे क्या कहा था। मैंने कहा था कि यह यूनिवर्स मेरी इच्छा शक्ति से ही निकला है और बीतते समय के साथ इसका विस्तार भी होता ही जा रहा है। मैं यह भी कह ही चुका हूँ कि मैं अकेला नहीं बढ़ता, स्पेस मेरे समानांतर ही बढ़ती चली जाती है और यही मेरे और स्पेस के अस्तित्व में आने का नियम है। या यूँ कहूँ कि यही एग्रीमेंट कर हम दोनों एहसास की कोख से निकले हैं। यह तो ठीक, परंतु आपके लिए महत्वपूर्ण यह कि ठीक वैसे ही मैं आपके भीतर भी कार्यरत हूँ। यहाँ भी आपने अपने मनरूपी कंप्यूटर में डेटा डाला नहीं कि मैंने हाथों हाथ रिएक्शन देकर आपके मन में वह स्पेस पैदा करी नहीं। लेकिन मन के तल पर दिक्कत यह कि वास्तव में तो वह स्पेस अस्तित्व में आई नहीं होती है। वह पड़ी तो फिर भी सिर्फ आपके मनरूपी विश्व में ही होती है। यानी आपने क्लास में प्रथम आने की इच्छा का डेटा डाल तो दिया है और मैं इसे आपके अस्तित्व में ले भी आया हूँ, परंतु आप अस्तित्व में प्रथम आ थोड़े ही गए हैं। कहने का तात्पर्य बार डेटा डालने की एक्शन और मेरे स्पेस में लाने की रिएक्शन से सलट थोड़ी ही गई है, बल्कि मेरे स्वभाव से तो बात यहाँ से शुरू ही हुई है। कहने का तात्पर्य मेरे रिएक्शन देने मात्र से इस पर पूर्ण विराम कहाँ लग जाता है। आपका डाला गया डेटा मेरे द्वारा रिएक्शन दिए जाने के बाद भी मेरे भीतर पड़ा ही रहता है और स्वभाव से नटखट मैं फिर हर बढ़ते समय के साथ इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रियाओं का विस्तार करता चला जाता हूँ और उसी से आप मेरे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। फिर तो मैं ऐसे में खेल दिखाता हूँ कि पूछिए ही मत। आपने ज़रा पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश की नहीं कि मैंने इतना सब करने का भी फर्स्ट आएंगे कि नहीं की चिंता पकड़ाई नहीं। किसी तरह उससे छुटकारा पाकर आपने दोबारा ध्यान लगाने की कोशिश करी कि मैंने आपको फर्स्ट आने के सपने में खोने का मजबूर कर दिया। फिर तो आप प्रिंसिपल से ट्रॉफ़ी लेने से लेकर दोस्तों में रुआब झाड़ने तक के ख्यालों में खो जाते हैं और वहाँ से निकलो तो मैं फिर एक चिंता पकड़ा देता हूँ। अब तक 50 से कह चुके हैं कि मैं फर्स्ट आऊँगा और नहीं आए तो सबके सामने बड़ी बेइज्जती होगी। यानी आपके द्वारा डाले गए एक डेटा के बदले मैं समय के साथ इतनी रिएक्शन दे देता हूँ कि कोई भी थक जाए और फिर उन रिएक्शनों की भी इतनी बेशुमार रिएक्शंस देता हूँ कि अच्छे से अच्छा चक्कर खा जाए। यानी मैं एक नहीं 1000 उपाय करूँगा पर आपको पढ़ने तो नहीं ही दूँगा। फर्स्ट आने की छोड़ो, एक बार बेवजह का डेटा मेरे भीतर डालते ही मैं आपको पिछली बार से भी कम मार्क्स दिलवाकर ही दम लूँगा। बस यही आपके साथ अपने मन रूपी कंप्यूटर में बिना सोचे समझे डाले हर डेटा का अंतिम परिणाम हो रहा है। अतः थोड़ा इसके विपरीत भी सोचो। मानो एक विद्यार्थी है जिसे पढ़ने में रस है, उसे पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है, लेकिन उसने अपने मन रूपी कंप्यूटर में फर्स्ट आने का या अच्छे मार्क्स के से पास होने का कोई डेटा नहीं डाल रखा है। अब जब डेटा डाला ही नहीं तो उसकी कोई रिएक्शन भी नहीं होगी, मुझे मौका ही नहीं मिलेगा। सो
वह जब भी पढ़ने बैठेगा उसका मन पढ़ाई में लग ही जाएगा। परिणाम में उसने चाहा भले ही न हो, परंतु वह फर्स्ट आ ही सकता है। और इस एक उदाहरण के बाद शायद अब आप मेरे साथ बगैर कारण के प्रयोग करने से बचेंगे। मैं कबूलता भी हूँ और मेरी यही बातों से सिद्ध भी हो रही है कि मैं वास्तव में स्वभाव से बड़ा ही उपद्रवी हूँ। मेरी उपद्रव का आलम तो यह है कि आपने बंदर का सोचा नहीं कि मैंने उछलता बंदर आपके अस्तित्व में लाया नहीं। खैर, मेरी उपद्रवी कार्यप्रणाली तो आपने समझ ही ली। अब आपके लिए सोचने वाली बात यह कि एक छोटे से डाले गए स्वाभाविक डेटा का यह हाल हो जाता है, तो आपके द्वारा डाले गए बड़े बड़े डेटा का मैं क्या हाल कर देता होऊंगा। मान लो आप कक्षा में फर्स्ट आने के लिए चर्च में जाकर कुछ मन्नत मांगते हैं। सोचते हैं कि ऐसा करने से आपका विश्व बना रहेगा। हाँ, हो सकता है पादरी का आशीर्वाद ही काम आ जाए, परंतु यह सारी एक्शन आप अपनी सोच से कर रहे हैं। मैं तो इन सब बातों से सीधा यह समझाता हूँ कि फर्स्ट आने के लिए आपकी काबिलियत या मेहनत पर्याप्त नहीं, तभी आप चर्च में आसरा लेने पहुँचे हैं। बस मैं चर्च जाने की प्रक्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में आपका विश्वास ही कमज़ोर कर देता हूँ। और एक बार विश्वास ने साथ छोड़ दिया फिर आप क्या खाक फर्स्ट आ पाएंगे। और फिर बीतते वक्त के साथ तो मैं अपनी रिएक्शन देते रहने की आदत के कारण आपका अपने पर से विश्वास इस कदर उठा देता हूँ कि इस वर्ष आप फेल ना हो जाएं, यही काफ़ी है। और कुछ नहीं तो यह तो तय ही है कि उस वर्ष परिणाम आपकी मेहनत और क्षमता से कई गुना कम आएगा ही। अतः यह बात हमेशा ध्यान रखना कि मैं उन लोगों की बड़ी बुरी गत करता हूँ जो अपनी योग्यता या समझ के अलावा अन्य किसी पर भी भरोसा करने का डेटा मेरे कंप्यूटर में डालते हैं, क्योंकि मेरे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली बिल्कुल सीधी और साफ है। इसमें एक आप हैं जिनका मैं सेवक हूँ और बाकी सब मेरे लिए दूसरे ही हैं। फिर चाहे वह आपके परिवार वाले हों या आपके मित्र, आपके बॉस हों या भगवान, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अन्य किसी पर भरोसा किया नहीं कि मैंने आपसे आपका विश्वास छीना नहीं, और फिर इस खोए विश्वास के कारण ही आप एक के बाद एक असफलता का मुंह देखते चले जाते हैं। और आपको याद होगा कि इन्हीं सब उलझनों से बचाने हेतु मैंने आपको इस संसार की त्रिगुणी माया यानी 3 डायमेंशंस थ्योरी बाबत बताया था, और उस अनुसार चले तो स्कूल में पढ़ाई के 3 ही कारण हो सकते हैं। पहला, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो। दूसरा, पढ़ना आपके जीवन के लिए अति आवश्यक हो तो। और तीसरा यह कि उससे महत्वपूर्ण आप कुछ नहीं कर सकते हो तो, यानी आप में किसी भी क्षेत्र की कोई कला न हो तो, परंतु दबाव में या डिग्री के लिए या मजबूरी वश या समाज में दिखाने हेतु या उपद्रव करने को मिलेंगे इस हेतु या ऐसे ही अन्य किसी 1000 कारणों से आप पढ़ रहे हैं, तो फिर तो इसके नकारात्मक परिणाम जीवन में आपको भोगने ही पड़ेंगे। आप मेरे द्वारा साधारण जीवन जीने पर मजबूर कर ही दिए जाएंगे। चलो, शायद यह सब आप समझ गए होंगे। सो अब आगे मैं अपने एक्शन रिएक्शन के अन्य तरीकों के बाबत बताऊं। आप अपना एकांत काटने हेतु अपने विश्व में दूसरों को प्रवेश देते चले जाते हैं, और वह भी बिना यह समझे कि इससे आपका क्या होगा, लेकिन आप यह जानते ही नहीं कि यह प्रकृति के बने नियम के विरुद्ध है। और सच कहूँ तो सारे मनुष्यों के जीवन में मचे तूफान का यह एक सबसे बड़ा कारण है। दरअसल यहाँ आपके लिए सिर्फ आपका विश्व है, और आपको सिर्फ अपने विश्व में जीना है। आपको सुख व सफलता के साथ उस विश्व में कैसे जीना है,
यह निर्णय भी आपको करना है और इस हेतु प्रयास भी आपको करने हैं। यदि आप मेरे कई उपद्रवों से बचना चाहते हैं या जीवन को वाकई आनंदमय बनाना चाहते हैं तो यह अच्छे से जहन में बिठा ले कि आपके विश्व से कोई दूसरा विश्व एक नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ कभी भी दो विश्व एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, ऐसे दो व्यक्तियों के दरअसल यहाँ आपके लिए सिर्फ आपका विश्व है और आपको सिर्फ अपने विश्व में जीना है। आपको सुख व सफलता के साथ उस विश्व में कैसे जीना, यह निर्णय आपको करना है और इस हेतु प्रयास भी आपको करने हैं। यदि आप मेरे कई उपद्रवों से बचना चाहते हैं या जीवन को वाकई आनंदमय बनाना चाहते हैं तो यह अच्छे से जहन में बिठा ले कि आपके विश्व में से कोई दूसरा विश्व एक नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ कभी भी दो विश्व एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, ऐसे दो व्यक्तियों के विश्व एक हो सकते हैं जो अपने विश्व के संपूर्ण मालिक हों, परंतु यह भी सवाल यह है कि जो अपने विश्व के संपूर्ण मालिक हो उन्हें दूसरे विश्व के सहारे की आवश्यकता ही क्या। इसका अर्थ यह मत निकाल लेना कि एक मनुष्य को दूसरे से कोई संबंध रखना ही नहीं चाहिए। नहीं, संबंध रखने चाहिए और रखने ही पड़ते हैं, पर कितने? उस हद तक जहां दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को पूरी करते हों। बहुत हुआ तो एक दूसरे को सहयोग कर आगे बढ़ा सकते हों, तब तक। इससे भी कुछ आगे बढ़कर सोचो तो कुछ कर्तव्य कर्म निभाने तक। अन्यथा बाकी तमाम मामलों में आपका विश्व अलग और दूसरों का विश्व अलग। फिर चाहे वह माता पिता हो या बच्चे, मित्र हो या बॉस, सबके साथ ऊपरा ऊपरी तक ठीक है। अर्थात आप किसी का हित करें, किसी के साथ रहें, सबके साथ गाएं, नाचें, खेलें, कूदें, उनके प्रति अपने कर्तव्य निभाएं, उसमें कोई हर्ज नहीं। परंतु अपनी बुद्धि के बहकावे में आकर उनमें से किसी को भी अपने विश्व का हिस्सा कभी मत बनाएं। मेरी यह चेतावनी हमेशा याद रखें कि नियम विरुद्ध की यह कोशिश आपको तहस नहस कर देगी। आपकी बुद्धि आपको समझा देगी कि किसी को किसी के विश्व में समाये नहीं। आपकी बुद्धि आपको समझा देगी कि किसी को आपके विश्व में समाया नहीं तो आपके प्रेमपूर्ण स्वभाव और भावनाओं का क्या हुआ। ऐसा कैसे संकुचित मन कि आप किसी को अपने दिल में बसा भी नहीं सकते। अब इसमें संकुचितता कहाँ से आ गई? जो नियम है वह नियम है, दूसरे का अपना विश्व है और उसे ही अपना वह विश्व बनाना और संभालना है। वैसे ही आपका अपना विश्व है जिसे बनाना और संभालना दोनों आपको है। और फिर यह प्रेम और भावना वगैरह सब बुद्धि के उपजाए शब्द हैं। मेरे लिए इसका मतलब तो सिर्फ इतना ही कि आप अपने अलावा दूसरे को अपने विश्व में घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अतः मैं तो आपके यह डेटा डालते ही अपने स्वभाव से उपद्रव मचा दूंगा। और फिर कोई भी व्यक्ति दूसरे को अपने विश्व में समाने की कोशिश ही क्यों कर रहा है, इसका अर्थ स्पष्ट है कि उसे अपना विश्व अधूरा लग रहा है और जिससे वह दूसरे को शामिल कर पूरा करने की कोशिश कर रहा है। और आज के बाद आप गौर करना, जिसका विश्व जितना अधूरा उतना ही वह दूसरों को अपने विश्व में समाने हेतु ललायित। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।